कहानियां जो दिल को छू गईं। आज इस कड़ी में आइए सुनते हैं मोहन राकेश की कहानी जंगला। एक हाथ से पंप चलाकर दूसरे से बदन को मलता हुआ बनवारी भगत धीरे धीरे गुनगुनाता है। जागिए ब्रिजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। फूल कौर तवे पर झुककर कच्ची रोटी को पोने से दबाती हुई आंखें मिचकाती है, जैसे कि फूले की लंबी तान सुनकर रोटी को फूल जाना हो। रोटी फूलती नहीं है तो वह शिकायत की नजर से बनवारी भगत की तरफ देख लेती है। शरीर की रेखाएं साफ नजर नहीं आती। नजर आता है सांवले शरीर पर गमछे का लाल रंग, ठीक लाल भी नहीं, और पंप का हिलता हत्था, बहता पानी। दूसरी बार तवे पर झुकने तक रोटी आधी जल जाती है। उसे जल्दी से उतारकर दूसरी रोटी तवे पर डालती हुई वह कहती है, नहाए जाओ, चाहे और घंटा भर नहाओ, मुझे क्या है। भगत भृंगलता भूले की लय के साथ जल्दी जल्दी पंप चलाने लगता है। कौन भंडेरिया कहता है तुझे कुछ है, कभी होता ही नहीं। खट 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 बेलन 3-4 बार चकले से टकराता है। चूल्हे से फूटकर एक चिंगारी फूल कौर के माथे तक उड़ाती है। बेलन रखकर वह पल भर निढाल हो रहती है। और कहो, और कहो, कभी कुछ होता ही नहीं। माथे की जगह कपड़े पर आ पड़ती तो अभी हो जाता। भगत पंप के नीचे से उठ खड़ा होता है। 2-3 चिंगारियां और उड़ाती हैं। फूल कौर जैसे उन्हें रोकने के लिए बाह माथे के आगे कर लेती है। लगाए जाओ तुम अपनी धौंकनी, दूसरे की चाहे जान चली जाए। भगत आधा बदन हाथ से निचोड़ लेता है। बाकी आधे के लिए फूल कौर की तरफ पीठ करके गमछा उतार देता है। किसी की जान चली जाए, तेरी आज तक ना गई। हाँ, मेरी ही नहीं गई, तुम तो प्रेत होकर आए हो। भगत हंसता है। प्रेत होकर यहाँ आता इस घर में तेरे साथ रहने? नहीं, तुम तो जाते उसके घर। वह जो थी रानी तुम्हारी, अच्छा हुआ मर गई। भगत की हंसी गले में ही रह जाती है। मरो के सिर तोहमत लगाती है। देखना, एक दिन तेरी जबान को लकवा मार जाएगा। मेरी जबान को? उसकी नहीं, जिसने वे सब कर्म किए हैं। भगत की त्योरियां चढ़ जाती हैं। किस भंडेरिये ने कर्म किए हैं और क्या कर्म किए हैं? अपने से पूछो, मुझसे क्या पूछते हो। भगत गमछे को जल्दी जल्दी निचोड़कर कमर से लपेट लेता है। फिर लोटा बाल्टी उठाकर जंगले के उस तरफ को चल देता है। एक औरत के सिवाय दूसरी को हाथ तक नहीं छुआ जिंदगी भर। इसकी बीमारियां ढो ढोकर उम्र गला दी, पर इसकी तसल्ली नहीं हुई। तब तक नहीं होने की जब तक इसे आंख के सामने जीता जागता चलता फिरता नजर आता हूं। अब अकेला ही तो बच रहा हूं इस घर में और इसकी नजर के सामने। फूल कौर गमछे के लाल रंग को दूर जाते देखती है। फिर चिमटे से पकड़कर तवा एकाएक नीचे उतार लेती है। तवा जमीन तक जाने से पहले चिमटे से निकल जाता है। ऊपर पड़ी रोटी फिसलकर नीचे आ गिरती है। बोलो बोलो, वह चिल्लाकर कहती है, और काली जबान बोलो। भगत लोटा बाल्टी जंगले के उस तरफ की दीवार के पास रखकर लौट आता है। तू और जोर से चिल्ला, जिससे आसपास के 10 घर सुन ले। सुन ले जिन्हें सुनना हो। फूल कौर की आवाज हल्की नहीं पड़ती। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने लड़के की जान से दुश्मनी करते हो। अब यह बात कहां से आ गई? उस भरन चोर का किसी ने नाम भी लिया है। तुम क्यों नाम लोगे उसका? फूल कौर जमीन पर गिरी रोटी को
आंखों के पास लाकर उसकी धूल झाड़ने लगती है। तुम्हारे लिए तो इस घर में तुम्हारे सिवाय कोई बचा ही नहीं। यह कहा है मैंने? अपनी इसी अक्ल से तो तूने इस घर का सत्यानाश किया है। यह अक्ल ना होती तेरी तो वह भरन चोर माखन चोर यहीं घर में होता आज, छोड़कर चला न जाता। फूल कौर तवा फिर चढ़ा देती है। बके जाओ गाली, गाली बकने के सिवा तुम्हें कुछ आता भी है? गाली बक रहा हूं मैं? नहीं, गाली कहाँ बक रहे हो, यह तो हरि सिमरन कर रहे हो। पंप का पानी जंगले के आसपास फर्श को दिन भर गीला रखता है। दालान के उस हिस्से को पार करते फूल कौर को डर लगता है। कितनी ही बार पैर फिसलने से गिर जाती है। जंगले के उस तरफ कुछ गिनी हुई ईंटें हैं जिन तक पानी के छींटे नहीं पहुंचते, पर वही ईंटें सबसे ज्यादा चिकनी हैं। धोखा उन्हीं पर से गुजरते हुए होता है। बहुत जमा जमा कर पैर रखती है, फिर भी ठीक से अपने को संभाला नहीं जाता। 10 ईंटों का यह सफर हमेशा जानलेवा लगता है। सही सलामत उसे पार करके नए सिरे से जिंदगी मिलती है। यूं जंगले की सलाखों पर पैर रखकर भी जाया जा सकता है, पर वह उससे ज्यादा खतरनाक लगता है। आगे के कमरे में जाने से पहले ड्योढ़ी में कपड़ों का ढेर पड़ा रहता है। धुले अनधुले सभी तरह के कपड़ों को हाथ लगाने पर कोई ना कोई टिड्डी या मकड़ी बाह पर चढ़ जाती है या सामने से उछलकर निकल जाती है। हाय, यह कहकर फूल कौर कुछ देर के लिए बदहवास हो रहती है। छाती तेजी से धड़कने लगती है। जो कपड़ा हाथ में हो उसे हाथ में लिए बैठी रहती है, देखती रहती है, अपने से बुदबुदाती है। कपड़े तो अभी ले ही नहीं गया। रंगीन शीशों से छनकर कमरे में कई रंगों की धूप आती है। रोशनी के उन रंगीन टुकड़ों के सरकने से वक्त का पता चलता है। नीचे बाजार से गौओं की घंटियों की आवाज सुनाई देती है तो वह सिर उठाकर कहती है, 4 बज गए। इधर उधर देखती है जैसे 4 बजने का कुछ अर्थ हो, जैसे उससे किसी चीज में फर्क पड़ सकता हो। रोशनी के रंग जब फर्श से गायब हो जाते हैं तो मन में फिर हौल उठने लगता है कि दालान पार करके फिर चौके में जाना होगा। टोकरी में ढूंढ ढूंढ कर कोयले निकालने होंगे, कनस्तर में झांक कर आटे की थाह लेनी होगी। ड्योढ़ी में आकर कुछ देर मन को तैयार करती रहती है। उस आस के साथ साथ कहती है, अब तो रात उतर आई। जीने पर पैरों की आहट से चौंक जाती है। कौन है? कुछ देर गौर से उस तरफ देखती रहती है और कुछ कदम उस तरफ चली भी जाती है। आहट बहुत करीब आकर एक शक्ल में बदलने लगती है तो वह फिर से एक बार पूछ लेती है, कौन है? मैं हूं, कहता हुआ भगत दालान में आ जाता है। फूल कौर शिकायत की नजर से देखती है, जैसे भगत ने जानबूझकर उसे झुठला दिया हो आए? वह चिढ़कर पूछती है, कहां? जहां भी गए थे। गया था अपना सिर मुड़ाने। अपना या जिसका भी, गए तो थे ही। हाँ, गया तो था ही। अच्छा होता गया ही रहता, लौट कर ना आता। फूल कौर को सांस ठीक से नहीं आती। कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पाती। भगत पास से निकलकर पीछे के कमरे में चला जाता है और कुछ देर गुनगुनाता रहता है। गुनगुनाते गुनगुनाते धीरे धीरे आवाज खुश्क हो जाती है और एक कसैला स्वाद मुंह में रह जाता है। वह बाहर आकर मोढ़े पर बैठ जाता है। फूल कौर उसकी तरफ नहीं देखती। वह खुद ही कहता है, वह आज मिला था। फूल कौर चौंक जाती है। कौन? बिश्ना? वह नहीं, उसका वह दोस्त,
कढ़ी चोर राधे श्याम। फूल कौर का उत्साह ठंडा पड़ जाता है। क्या कहता था? कुछ नहीं, कहता था कि वह किसी दिन आएगा सामान लेने। कौन आएगा? राधे श्याम? नहीं, वह खुद आएगा, बिश्ना। चूल्हे की लपट से दीवार पर साए हिलते हैं, कुछ साफ नजर नहीं आता। फूल कौर आपस में उलझते सायों की तरफ देखती है। वह कहती है, आए, आकर ले जाए जो कुछ ले जाना हो। बाकी सब चीजों की उसे जरूरत है, सिर्फ माँ बाप की ही जरूरत नहीं है। भगत मुंह के कसैलेपन को अंदर निगल लेता है। देखो, इस बार वह आए तो उससे लड़ना नहीं। फिर लगे तुम मुझसे कहने, पहले मैं उससे लड़ती थी। फूल कौर आवाज को सांस के आखिरी छोर तक खींच ले जाती है। मैंने इस बार के लिए कहा है। भगत अपने उबाल को किसी तरह रोकता है। पहले की बात नहीं की, बात करोगे भी और कहोगे भी कि नहीं की है। कुछ देर आगे बात नहीं होती। भगत मोढ़े से एक तीली तोड़कर उससे अपने दांत कुरेदने लगता है। फूल कौर बार बार तवे पर झुकती और पीछे हटती है। फिर पूछ लेती है, क्या कहता था वह? कब आएगा वो? उसे भी ठीक मालूम नहीं था। कहता था ऐसे ही बात बात में उसके मुंह से सुना था। हो सकता है कल परसों ही किसी वक्त चला आए। फूल कौर का हाथ आटे में ठीक से नहीं पड़ता। आटा ले लेने पर उसका पेड़ा नहीं बन पाता और पेड़े को चकले पर रखकर बेलन नहीं चलता। क्या पता उसने कहा भी था या राधे अपने मन से ही कह रहा था। वह कहती है, राधे अपने मन से क्यों कहेगा? हमसे झूठ बोलने की उसे क्या जरूरत है? फूल कौर बेली हुई रोटी को गोल करके फिर पेड़ा बना लेती है। मुझे एतबार नहीं आता कि वह चुड़ैल उसे आने देगी। क्यों नहीं आने देगी? लड़का अपने माँ बाप के घर आना चाहे तो वह कैसे रोक लेगी? फूल कौर बेली हुई रोटी हाथ पर लिए पल भर कुछ सोचती रहती है। फिर उसे तवे पर डालती हुई कहती है, उस दिन आई थी तो मैंने उस पर सौंह जो डाली थी। कहा था कि बाप की बेटी है तो इसके बाद न खुद कभी इस घर में कदम रखे और न उसे रखने दे। भगत दांत का मैल तीली से फर्श पर रगड़ देता है। तो किसी की सिर क्यों लगती है? अपने से कह। और तुमसे ना कहूं जो खाना तक छोड़ बैठे थे। हाय हाय करते थे कि दूसरे की ब्याह कर छोड़ी हुई औरत घर में बहू बनाकर कैसे आ सकती। भगत कुछ देर तीली को देखता रहता है, फिर उसे कई टुकड़ों में तोड़ देता है। तू मुझे बात करने देती तो मैं जैसे तैसे लड़के को समझा लेता। तुम समझा लेते, तुम। फूल कौर इतना उसकी तरफ झुक जाती है कि भगत को उसे संभाल कर पीछे हटा देना पड़ता है। दिखता नहीं आगे चूल्हा है। फूल कौर धोती के पल्लू को हाथ से दबा लेती है। देखती है कि कहीं जल तो नहीं गया। फिर कहती है, नहीं दिखता, तभी तो रात दिन चूल्हे के पास बैठना पड़ता है। भगत बांह फेर कर मुंह साफ करता है। तुझे, और यह कहकर चुप हो जाता है। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। कुछ ना कहना हो तो चुप ही रहा करो। फूल कौर और चिढ़ उठती है। हमेशा इसी तरह आधी बात बनाकर दूसरे का जी जलाते हो। भगत के गले से अजीब सी आवाज पैदा होती है। खुले होंठ कुछ देर ढीले ही रहते हैं, फिर वह थूक निगलकर अपने को सहेज लेता है।
रोटी अभी खाओगे या ठहर कर? फूल कौर कुछ देर बाद पूछती है। अभी दे दो या ठहर कर दे देना। तुम एक बात नहीं कह सकते? या कहो अभी दे दो या कहो ठहर कर दे दो। भगत कुछ देर घूर कर देखता रहता है, जैसे सहने की हद को उसने पार कर लिया हो। वह कहता है, तुझे एक ही बात सुननी है, तो वह यह है कि ना मैं अभी खाऊंगा और ना ठहर कर खाऊंगा। तेरे हाथ की रोटी खाने से जहर खा लेना ज्यादा अच्छा है। सीढ़ियों के हर खटके से फूल कौर चौंकती रहती है। कौन है? भगत उसे सीढ़ियों की तरफ जाते देखता है तो गुस्से से रोककर खुद आगे चला जाता है। कोई नहीं है, जा रही थी वहां मरने। अपना हाथ तक तो नजर आता नहीं, आने वाले का सिर मुंह इसे नजर आ जाएगा। वह सीढ़ियों में देखकर कहता है। फूल कौर बिना देखे लौट आती है, पर मन में संदेह बना रहता है। उसे लगता है जैसे भगत के देखने की वजह से सीढ़ियां हर बार खाली हो जाती हों। वह इंतजार करती है कि कब भगत घर से जाए और वह कुछ देर अकेली रहे। अकेले में जरा सा भी खटका सुनाई देता है तो वह जाकर सीढ़ियों में झुक जाती है। कई बार देख चुकने के बाद सचमुच कोई सीढ़ियां चढ़ता नजर आता है। बहुत पास आ जाने पर वह फिर एक बार धीरे से कहती है, कौन है? बिश्ने? बिश्ना? भगत कुड़ता हुआ उसे सहारे से अंदर ले आता है। हाँ बिश्ना, तेरी आवाज सुनने के लिए ही वहां रुका बैठा है। जब तक एक बार तू लुढ़क नहीं जाएगी तब तक वह ठीक से सुन नहीं पाएगा। फूल कौर अंदर आकर भगत की तरफ नहीं देखती। उसे लगता है कि उसी की वजह से गड़बड़ हो गया है। अगर वह इस वक्त ना आया होता। आधी रात को हौदी से उठकर पंप पर हाथ धोने जाती फूल कौर सहम कर खड़ी रहती है। गीली ईंटों से भी ज्यादा डर लगता है जंगले से, जो पंप के आगे दालान के 1/3 हिस्से को घेरे हैं। लकड़ी के चौखटे में जुड़ी बड़ी बड़ी सलाखें, जिन पर से वह दिन में भी नहीं गुजरती। लगता है नीचे से दीवान खाने का अंधेरा पैरों को बांध लेगा। एक कदम रखने के बाद अगला कदम रख पाना संभव ही नहीं होगा। वह इस घर में आई थी, तब से अब तक दीवान खाना कभी खोला नहीं गया। वहां अंदर क्या है क्या नहीं यह कोई नहीं जानता। यह भी नहीं कि कब कितनी पुश्तों पहले वह कमरा दीवान खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। कब से वह दीवान खाना भोहरा कहलाने लगा, इसका भी कुछ पता नहीं था। बनवारी भगत को भी नहीं पता। उसके होश में पहले एक बार दरवाजा खुला, जिसके दूसरे तीसरे दिन ही कहा जाता था कि उसके बड़े भाई की मौत हो गई थी। फूल कौर हौदी से उठकर देर तक जंगले के इस तरफ खड़ी रहती है। सलाखों की ठंडक और चुभन उसे दूर से ही महसूस होती। लगता है कि रात को दीवान खाने का अंधेरा अपनी खास गंध के साथ जंगले से ऊपर उठा आता है। उस वक्त हल्की से हल्की आवाज भी उसे अंधेरे की ही आवाज जान पड़ती है, जैसे कि अंधेरा हर आने वाले की आहट लेता हो और फिर चुपके से उसकी खबर दीवान खाने में पहुंचा देता हो। किसी भी तरह हौदी से पंप तक जाने का हौसला नहीं पड़ता। बिना हाथ धोए चुपचाप कमरे में जाकर सोया भी नहीं जाता। वह भगत के सिरहाने बैठकर धीरे धीरे कहती है, सुनो, मैं कहती हूँ जरा सी देर के लिए उठ जाओ। भगत के शरीर को वह हाथ से नहीं छूती। छूने से शरीर गंदा हो जाता है। भगत को उतनी रात में कपड़े बदलकर नहाना पड़ता है। जब तक भगत की आंख नहीं खुलती वह आवाजें देती रहती है। तब अचानक भगत सिर उठाकर कहता है, क्या हुआ है? कौन आया है?
वह कहती है, मैं तुम्हें जगा रही हूँ, आया कोई नहीं है। भगत हड़बड़ाकर उठ बैठता है, पेट तक आई धोती को संभालकर घुटनों से नीचे कर लेता है, होठों को हाथ से साफ करता हुआ कहता है, कढ़ी चोर, अब कौन है जिसे तुम गाली दे रहे हो? फूल कौर हल्के से कहती है, कुछ खुशामद के साथ, जैसे कि गाली देने वाले की जगह कसूरवार गाली खाने वाला हो। भगत जवाब नहीं देता, जम्हाई के साथ चुटकी बजाता उठ खड़ा होता है। श्री हरि, श्रीनाथ हरि, श्री कृष्ण हरि। पंप तक होकर वापस आते ही भगत फिर चादर ओढ़ लेता है। फूल कौर लेटने से पहले दालान का दरवाजा बंद कर देती है। भगत दूसरी तरफ करवट बदलने लगता है तो वह कहती है, सुनो, अब उसे गाली मत दिया करो। भगत झुंझलाता है, किसे गाली दे रहा हूं मैं? तू मुझे सोने देगी या नहीं? अभी उठते ही तुमने उसे गाली नहीं दी थी? अब फूल कौर के स्वर में खुशामद का भाव नहीं रहता। किसे? उसे ही, बिश्ने को। वह यहां सामने बैठा था जो मैं उसे गाली दे रहा था। इसका मतलब है कि वह सामने आएगा तो तुम गाली से बाज नहीं आओगे। मैं पहले नहीं कहती थी कि लड़का बड़ा हो गया है? तुम्हें उससे जबान संभाल कर बात करनी चाहिए। भगत मुंह का झाग गले में उतार लेता है। उसे पता है गाली मेरे मुंह पर चढ़ी हुई है, मैं जानबूझकर नहीं देता। तो ठीक है, तुम आज तक अपनी कहानी से बाज आए हो जो आज ही आओगे? मैं खामखा अपना सिर खपा रही हूं। भगत कुछ देर चुप रहकर आंखें झपकाता है। तू ऐसे बात कर रही है जैसे आज वह इसी वक्त चला आ रहा है। फूल कौर का सिर थोड़ा पास को सरक आता है, रुकती सी सांस के साथ कहती है, कम से कम मुंह से तो अच्छी बात बोला करो। अब मैंने क्या कह दिया? एक तेज सांस फूल कौर के सांस से जा टकराती है। जिसे आना हो वह भी ऐसी बात मुंह पर लाने से नहीं आता। भगत की सांस कुछ धीमी पड़ जाती है। वह कहता है, उसके आने पर मैं कुछ बात नहीं करूंगा, चुप रहूंगा तो गाली भी मुंह से नहीं निकलेगी। फूल कौर का सिर सरक कर वापस अपने तकिए पर चला जाता है। हाँ, तुम कुछ भी बात मत करना उससे, जिससे वह आए भी तो उसी वक्त लौट भी जाए। तुम मुंह बंद रखते हो पर गाली देने से बाज नहीं आ सकते। मैंने यह कहा है? नहीं, यह नहीं, और कुछ कहा है। तुम हमेशा अपने मुंह से ठीक बात कहते हो, सुनने वाला गलत सुन लेता है। भगत को नींद नहीं आती। हर एक करवट शरीर का बोझ बाह के किसी न किसी हिस्से पर भारी पड़ता है और हड्डियां चुभती हैं। एक ठंडक सी महसूस होती है, बाहर से नहीं अंदर से लगता है कि वही ठंडक जो धीरे धीरे बाहर फैलती जा रही है। सिर के नीचे हाथ रखे वह अंधेरे को देखता रहता है और कभी कभी अंधेरे में अपने को देखने की कोशिश करता है, जैसे कि लेटा हुआ आदमी कोई और हो और देखने वाला कोई और। पर ज्यादा देर अपने को इस तरह देखा नहीं जाता। दो सांसों की आवाज लगातार सुनाई देती है, एक अपनी और दूसरी फूल कौर की। एक सांस नीचे जाती है तो दूसरी ऊपर आती है, फिर पहली ऊपर उठती है और दूसरी नीचे चली जाती है। कभी कभी दोनों सांसें एक दूसरे को काटती लगती हैं। वह पल भर सांस रोके रहता है, जिससे दोनों की लय फिर ठीक हो जाए। पर लय कुछ देर के लिए ठीक होकर फिर उसी तरह बिगड़ने लगती है। कोई चीज पैर पर से गुजर जाती है। हाँ की आवाज के साथ वह अचानक उठ बैठता है, पैर को छूकर इधर उधर देखता है, फिर उठकर खड़ा हो जाता है।
वह दीवार जिस पर बिजली का बटन है, जो गज के फासले पर है। एक एक कदम वह उस दीवार की तरफ बढ़ाता है। हर बार जमीन को छूने से पहले एक सरसराहट जिस्म में भर जाती है। लगता है कि पैर किसी लिजलिजी चीज से टकराने जा रहा है। साथ ही एक डर भी महसूस होता है कि कहीं अगर वह चीज ठोस ठंडा फर्श पैर से छू जाता है तो हल्का सा आभास सुख का भी होता है, सुरक्षित होने के सुख का। पर तब तक अगला कदम डर की हद में पहुंच चुका होता है। टटोलता हुआ हाथ बटन को ढूंढ लेता है तो सुख की कई लहरें एक साथ शरीर में दौड़ जाती हैं। 25 वॉट के बल्ब की रोशनी कमरे की हर चीज को नए सिरे से जिंदा कर देती है। भगत सारे फर्श पर नजर दौड़ाता है, संदूकों के ऊपर नीचे देखता है, बंद दरवाजे में हल्की सी दरार देखकर उसे पूरा खोल देता है, जैसे कि देखने की जिम्मेदारी बाहर देखे बिना पूरी ना होगी। और हट 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 कहकर दहलीज लांघने से पहले वह कुछ देर रुक जाता है। ड्योढ़ी में बिखरे मैले कपड़ों और पुराने बिस्तरों से आहट का इंतजार करता रहता है। अफसोस होता है कि सब चीजें उस तरफ क्यों पड़ी हैं, पर उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती। एक एक चीज को आंखों से टटोलता है पर छूता नहीं। लगता है छूने से वह लिजलिजी चीज आंखें और पंजे उठाए अचानक सामने नजर आ जाएगी। लौटने से पहले दो एक बार पैर से फर्श में धमक पैदा करता है। कहीं कोई हरकत नहीं होती, किसी तरह से आहट सुनाई नहीं देती। पर दहलीज लांघकर वापस कमरे में कदम रखते ही बिजली टूटती है। यही लिजलिजी चीज तेजी से पैर के ऊपर से गुजर जाती है और ड्योढ़ी पार करके जंगला पार करने की कोशिश में धप से नीचे जा गिरती है। एक हल्की सी आवाज, च्यों च्यों, और बस। भगत कांपकर सुन्न हो रहता है। लगता है जैसे उस तेज दौड़ती चीज के साथ उसके अंदर की कोई चीज भी धप से दीवान खाने में जा गिरी हो और अब वहां से उठकर वापस आने की कोशिश में डूबती जा रही हो। दरवाजा बंद करके लंबे कदम रखता वह बिस्तर पर लौट आता है। अब उसे बत्ती बुझाने का ध्यान आता है। वापस दीवार तक जाने, बत्ती बुझाने और लौटकर बिस्तर तक आने की बात सोचकर घुटने कांपने लगते हैं। उसे बिछने का ख्याल आता है। अभी 3 साल पहले की बात थी जब बिश्ने ने दीवान खाने से निकले एक सांप को निचली ड्योढ़ी में लाठी से मार दिया था। इस बात पर बिश्ने से कितनी खटपट हुई थी। बड़ों से सुन रखा था कि दीवान खाने में खानदान का पुराना धन गड़ा है और उनके बाबा परदादा सांप बनकर उसकी रखवाली करते हैं। दीवान खाने को खोला इसलिए नहीं जाता था कि पुरखे उनसे नाराज ना हो जाएं। और यह लड़का था कि इसने नाली के रास्ते हवा लेने के लिए बाहर आए एक पुरखे को जान से ही मार डाला था। भगत फूल कौर को धीरे से हिलाता है। सुन। 2 जागती आंखों के सामने ही वह बत्ती बुझाना चाहता है। फूल कौर आंखें खोलती है, इस तरह जैसे कि जगाए जाने की राह ही देख रही हो। उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट आती है, सपने से बाहर चली आई सी। वह पूछती है, क्या बात है? ऐसे ही आवाज दी थी, कुछ नहीं। फूल कौर के होंठ उसी तरह फैले रहते हैं, सिर्फ मुस्कुराहट की रेखा परेशानी की रेखा में बदल जाती है। वह पूछती है, तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। पानी वानी चाहिए? नहीं। फिर क्यों जगाया? एक बात कहनी थी।
फूलकौर बैठ जाती है। मुझे पता है जो बात कहनी थी, बत्ती बुझानी होगी। इतनी ही समझ है तेरी? भगत खींच उठता है। बत्ती बुझाने के लिए मैं तुझे जगाऊंगा। मैं बात करना चाहता था उसके बारे में। पहले उठकर बत्ती बुझा दो, फिर जो चाहे बात करते रहना। भगत उठता है जैसे ताव में और बत्ती बुझाकर लौट आता है। अंधेरे में कुछ देर दोनों राह देखते हैं, एक दूसरे की आवाज सुनने की। फिर फूलकौर धीरे से कहती है, अब बोलते क्यों नहीं? भगत चुप रहता है, सोचता है कि अगली बार भी जवाब नहीं देगा, सिर्फ इतना कहेगा, कुछ नहीं। मगर फूलकौर दोहराकर नहीं पूछती, कहती, अच्छा मत बनाओ। भगत के मुंह तक आया हुआ कुछ नहीं तब तक बाहर फिसल आता है। वह उसे समेटता हुआ कहता है, कुछ खास बात नहीं, इतना ही कहना चाहता था कि अगर दो चूल्हे अलग अलग कर लिए जाए, वे लोग जो कुछ खाना पकाना चाहें अलग से खा पका लें। फूलकौर की आंखें अंधेरे में उसके चेहरे को टटोलती हैं। क्या कहा तुमने? यही कि तुम कह रहे हो यह बात? खटमल जैसी कोई चीज भगत को अपनी जांग पर रेंगती महसूस होती है। उसे वह अंगूठे से मसल देता है। मैं तेरी वजह से कह रहा था, क्योंकि बाद में तू सारी बात मेरे सिर पर डाल देगी। बिश्ना आए तो मैं कह दूं उससे? हाँ, कह देना। भगत कुछ न कहकर आगे सुनने की राह देखता है। तो इसका मतलब यह है कि वह भी बिश्ने के साथ यहीं रहेगी आकर। भगत धोती उठाकर जांग को अच्छी तरह झाड़ लेता है। अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मुझे पता था तू उन्हें घर में रखने को राजी नहीं है। यह कहा है मैंने? खुद चाहती नहीं और तोहमत मेरे सिर पर लगाती है। मैं नहीं चाहती मेरी तरफ से वह किसी को घर में ले आए। मैं यहां ना पड़ रहूंगी, पीछे के कमरे में पड़ रहूंगी। फर्क जो पड़ता है वह तो तुम्हारी भक्ताई को ही पड़ता है। भगत उतावला होकर कहता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ठाकुर जी की सेवा के लिए मैं कुएं से किरमिच के डोल में पानी ले आया करूंगा। कुछ देर खामोशी रहती है। दोनों की सांसें एक तार चलती हैं। फिर भगत कहता है, दरअसल उसे संगत अच्छी नहीं मिली। किसे? बिश्ने को। और किसे? अब यह राधे ही है, ना रखता उन्हें अपने घर में। कह रहा था कटरे में उनके लिए अलग मकान देख रहा है। वह अलग मकान लेकर रहेगा? भगत हुंकारा भरकर खामोश हो रहता है। कुछ देर बाद करवट बदलकर कहता है, कढ़ी चोर। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा पढ़ी गई कहानियां आपको पसंद आती हैं तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, या फिर आपको कोई नई कहानी सुनने का मन हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।